हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करूंगा रीहीट फैक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीहीट फैक्टर एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है मल्टी स्टेज टर्बाइंस के केस में। ठीक है, तो मल्टी स्टेज टर्बाइन को समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ कि ये पार्ट जो है, ये टर्बाइन जो है, ये हाई प्रेशर टर्बाइन है। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन है और ये मेरे पास जो है लो प्रेशर टर्बाइन है। ठीक है, ये तीनों टर्बाइंस हैं। अब यहाँ से जब इनिशियली मेरे पास स्टीम आएगी तो वो हाई प्रेशर टर्बाइन के अंदर आएगी, इसके अंदर एक्सपैंड होके वो बाहर निकलेगी। तो हम उसको कहाँ पर रिलीज कर देंगे? हम उसको इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन के अंदर रिलीज कर देंगे। फिर ये यहाँ पे एक्सपैंड होगी, फिर यहाँ से एक्सपैंड होके बाहर आएगी, फिर इसको हम क्या है लो प्रेशर टर्बाइन के अंदर एक्सपैंड कर देंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम स्टीम की एनर्जी का हम यूज कर सके ताकि उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास मल्टी स्टेज टर्बाइन है। ठीक है, तो इसके केस में रीहीट फैक्टर का यूज किया जाता है। बेसिकली रीहीट फैक्टर क्या होता है? क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, वैसे इसको मोलर चार्ट भी बोल देते हैं। अगर हमारे पास स्टीम होती है, इनिशियली स्टीम होती है, तो हमें उसका टेम्परेचर भी पता होता है, उसका प्रेशर भी पता होता है। तो मान लेता हूं कि मैं उस इनिशियल स्टीम का जो प्रेशर है वो P1 है और उस इनिशियल स्टीम का जो टेम्परेचर है वो T1 है। ठीक है, और ये लाइन जहां पे दोनों कट करेंगे वो मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A1 पॉइंट। ठीक है, तो A1 पॉइंट से स्टेज 1 पे स्टीम एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी। मतलब कि A1 पॉइंट से यहाँ पे जो है स्टीम इसमें हाई प्रेशर टर्बाइन में एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपैंड होगी तो आइसेंट्रोपिकली ये एक्सपैंड होगी यहाँ पे। तो मैं इसको आइसेंट्रोपिकली यहाँ पे एक्सपैंड कर देता हूँ। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ना तो हीट का एडिशन होएगा सिस्टम के अंदर और ना ही सिस्टम के बाहर हीट का रिजेक्शन होगा। ठीक है, मतलब वहां पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है B1 पॉइंट तक इसका एक्सपेंशन हो जाता है नीचे। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पूरे का पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि स्टीम और टरबाइन्स के ब्लेड्स के अंदर जो है फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट जो है जनरेट हो जाती है कुछ अमाउंट में। तो जो हीट का ड्रॉप होना चाहिए था वो हीट का ड्रॉप नहीं हो पाता है। ठीक है, कम हो जाता है हीट का ड्रॉप, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो मान लेता हूं कि मैं कुछ यहाँ इस पॉइंट तक हीट का ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है हीट वहां पे प्रोड्यूस हुई है फ्रिक्शन की वजह से, इसीलिए हीट का ड्रॉप यहाँ पे कम हुआ है। तो मैं इसको C1 पॉइंट मान लेता हूँ और इस C1 पॉइंट से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे P2 पॉइंट पे आके कट करी है। P2 ये P2 प्रेशर है, ये P3 प्रेशर मान लेता हूँ और ये P4 प्रेशर मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ये मेरे पास A2 पॉइंट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए A1 से B1 तक हमने माना था थ्योरेटिकली आइसेंट्रोपिक हीट का ड्रॉप हुआ है, ये स्टेज 1 में हीट का ड्रॉप हुआ है। अब A2 से स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से हीट का ड्रॉप फिर से आइसेंट्रोपिकली मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास B2 पॉइंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहां पे हीट का ड्रॉप इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लेड और स्टीम के बीच में फ्रिक्शन की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ यहाँ तक हीट का ड्रॉप हुआ है एक्चुअल में, तो ये C2 पॉइंट मान लेता हूँ। अब C2 पॉइंट से मैं क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट जो आ जाता है मेरे पास A3 पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब फिर से A3 पॉइंट से स्टेज 3 स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से फिर से हीट का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास B3 तक हीट का ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इतना हीट का ड्रॉप नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? वो कुछ कम हो रहा है। ठीक है, और कम कितना मैं मान लेता हूँ इतना हो रहा है, ये C3 पॉइंट तक हो रहा है। और यहाँ से फिर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ और ये A4 पॉइंट आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ये एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम है, हम इजीली
वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से HA1 की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से ये जो है HC1 इज इक्वल टू HA2, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से HB1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। HC2 HA3 की वैल्यू निकल जाएगी। ये सारी की सारी वैल्यू इस तरह से निकल सकती है, यहाँ से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स आए मेरे पास A1 A2 A3 A4, इनको मैं फ्री हैंड से यहाँ पे जो है मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरे पास कर्व आई है, इस कर्व को हम बोलेंगे कंडीशन कर्व, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कंडीशन कर्व बोलेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए A1 की एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं मोलर चार्ट से इजीली, B1 की निकाल सकते हैं, लेकिन C1 पॉइंट कहाँ आएगा इस लाइन के बीच में, ये कैसे निकाल लेंगे, ये निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जो सिग्मा है, सिग्मा ये मेरे पास क्या है, स्टेज एफिशिएंसी है, ठीक है, स्टेज एफिशिएंसी है ये। अब देखिए A और B, A1 और B1 के बीच में ये मेरे पास 1 स्टेज है, ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी होएगी वो मैं सिग्मा मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A1 और C1 इन दोनों के बीच में कितना हीट ड्रॉप हुआ, वो एक्चुअल हीट ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ से A1 C1 निकालना है मुझे, तो वो किसके इक्वल होएगा, स्टेज एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू में A1 और B1 के बीच का जो एंथैल्पी डिफरेंस है वो, मतलब HA1 माइनस HB1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A1 और C1 का एक्चुअल हीट ड्रॉप आ जाएगा। इसी तरह से हम A2 C2 निकाल सकते हैं, ठीक है। A2 C2 भी इसी तरह से निकाल सकते हैं कि स्टेज 2 की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, मतलब सिग्मा 2 इंटू A2 और B2 के बीच में जो आपके पास एंथैल्पी यहाँ से आएगी उनका डिफरेंस, मतलब HA2 माइनस HB2, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, A2 और C2 के बीच में हीट का ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह से A3 C3 के बीच में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, HA3 माइनस HB3, ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो रीहीट फैक्टर निकालना है। ये रीहीट फैक्टर निकालना है तो क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप क्या है कि ना तो हीट का एडिशन हो रहा है और ना ही रिजेक्शन हो रहा है, मतलब जो A1 मतलब P1 प्रेशर के ऊपर A1 पॉइंट से डायरेक्टली हीट का जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हीट का ड्रॉप हो रहा है आइसेंट्रोपिकली, कहाँ पर, P4 प्रेशर लाइन तक डायरेक्टली हीट का ड्रॉप हो रहा है, इसको मैं D पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब डायरेक्टली हीट का ड्रॉप हो रहा है A1 से D पॉइंट तक, ठीक है, तो वो होगा आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। इसी तरह से क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो हीट का ड्रॉप हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स कैसे, A1 से B1 तक हीट का ड्रॉप हुआ, फिर A2 से B2 तक हीट का ड्रॉप हुआ, फिर A3 से B3 तक हीट का ड्रॉप हुआ। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो हीट का ड्रॉप हुआ वो क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं रीहीट फैक्टर की, तो रीहीट फैक्टर क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप हो जाएगा। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन में आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मैंने पहले ही बता दिया है कि A1 और D1 के बीच में डायरेक्टली, मतलब A1D, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रीहीट फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास रीहीट फैक्टर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल आए तो उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आपको रीहीट फैक्टर निकाल देना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।